हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का 1 शॉट वीडियो लेकर आए हुए हैं। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम आप उसको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाने वाले हैं और उसको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। इसका क्या मतलब है, तो इसको आइए हम सिंपल भाषा में समझते हैं। और मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आपके सामने एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक मेज है, उस पर पुस्तक रखी हुई है, आप जाइए उस पुस्तक को लेकर आइए। तो आप जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करेंगे, ना तो आपको कोई मेज दिखेगा और ना उस पर रखी कोई वस्तु दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस कमरे में प्रकाश नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस कमरे के बल्ब को जलाएंगे और जैसे ही आप बल्ब को जलाएंगे पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा और उस कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु आपको दिखाई देने लगेगी। तो आपको उस कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु कब दिखाई दी? जब आपने उस कमरे के बल्ब को जलाया, यानी उस रूम को प्रकाशित किया, यानी प्रकाश की सहायता से ही तो आप उसमें रखी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। ना तो आज तक किसी ने प्रकाश को देखा है, ना ही कभी देख पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं कि कोई वस्तु हमें कब दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो ये वस्तु हमें कैसे दिखाई देगा? तो सबसे पहले इस वस्तु को देखने के लिए कोई प्रकाश इस पर आके पड़ेगा, इस वस्तु के ऊपर। और जब प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर हमारी, मान लीजिए हमारी आँख हो गई, हमारी आँखों में जब ये प्रकाश पड़ेगा तब जाके हमें ये वस्तु दिखाई देता है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले उस वस्तु के ऊपर प्रकाश का पड़ना जरूरी है, फिर वही प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर जब हमारी आँखों में प्रवेश करेगा तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ आपको प्रकाश के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, प्रकाश के गुण। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा कैसे चलेगा, सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी चलता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे चलती हैं, जब आप आगे क्लासों में जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे चलती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, प्रकाश को यहाँ पे गण हो, यहाँ पे होगा गमन, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश माध्यम में भी गुजर सकता है, गमन कर सकता है, और बिना माध्यम का भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष देखिए, स्पेस में कोई माध्यम नहीं होता, ना तो वहाँ पे वायु होता है ना ही कुछ होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश अंतरिक्ष में भी जा सकता है, यानी निर्वात में भी गमन कर सकता है, और प्रकाश पानी में यानी कि माध्यम में भी जा सकता है। यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती, वो माध्यम में भी गमन कर लेगा, बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी समझ में आई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम यहाँ पे बोल सकते 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये 3 × 10⁵ को आप 3 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, आप इसको ज़्यादातर आप देखिए ये वाली चीज़ ज़्यादातर यूज होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, यानी कि प्रकाश देखिए जो पारदर्शी माध्यम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है और अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। ठीक है, देखिए पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम के आप आर पार देख सकें। जैसे देखिए कांच के आप आर पार देख सकते हैं, तो कांच क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। जल के आर पार आप देख सकते हैं, जल भी क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। लेकिन अगर आपको किताब बोल दी जाए तो आप किताब के आर पार नहीं देख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। आपसे ईंट बोल दिया जाए तो आप ईंट के आर पार नहीं देख सकते, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रकाश होता है
वो पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, यानी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच और पानी, इसके आर पर प्रकाश जा सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे ईंट हो गया और आपके पास किताब हो गया, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। ठीक है, ये था इसका लास्ट प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रदीप्त वस्तुएं के ऊपर कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करें। जैसे देखिए खुद से उत्पन्न प्रकाश कौन कौन करता है, सूर्य खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, तारा खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, जो जलता हुआ बल्ब है वो भी खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। अब आ जाते हैं अपने अप्रदीप्त वस्तुओं के ऊपर। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, मतलब कि ऐसी वस्तु जो खुद से लाइट क्या करे, ना उत्पन्न करे, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वह दिखाई देने लगती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई चेयर रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चेयर आपके पास रखा गया है और ये चेयर हमको दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कोई प्रदीप्त वस्तु जैसे मान लीजिए जलता हुआ बल्ब हो गया। अब इससे जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वो इस पे आके पड़ेगा चेयर के ऊपर। अब जैसे इस चेयर पे पड़ा तो यहाँ से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हम इस चेयर को देख सकते हैं। तो चेयर खुद से तो लाइट उत्पन्न नहीं किया, इस चेयर पे लाइट कहाँ से गया है, किसी प्रदीप्त वस्तु यानी कि बल्ब के कारण है, तब तो जाकर हमें दिखा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाशित आपतित होता है तब वो हमें दिखाई देने लगती हैं, वैसी वस्तु को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए मेज खुद से लाइट उत्पन्न नहीं करता, कुर्सी, चंद्रमा भी खुद से लाइट उत्पन्न नहीं करता, चंद्रमा पर सूर्य से जो प्रकाश पड़ता है उसके कारण वह चमकता है, तब जाके हमें वो चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, तो चंद्रमा भी क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है, और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब चलिए हम इस पॉइंट में देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप देखेंगे प्रकाश का किसी पॉलिशदार या चिकनी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रकाश, ये आपके पास ये कोई चिकना तल हो गया, ठीक है, और इस पे कोई प्रकाश किरण क्या होता है, आता है और इस तल से टकराने के बाद से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, और जितने एंगल के साथ आया उतने एंगल के साथ लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन, एक होता है इरेगुलर यानी कि अनियमित परावर्तन। अब देखिए रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है, तो ये अगर आपका जो परावर्तन ये जो तल है, ठीक है, ये जो तल है अगर ये क्या है, चिकना और पॉलिशदार है, ठीक है, तो इस पर जितने एंगल के साथ प्रकाश किरण आएगा परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल के साथ ये वापस भी लौट जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी परावर्तन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर ये जो आपका तल है वो चिकना और पॉलिशदार ना हो, ठीक है, चिकना और पॉलिशदार ना हो यानी कि खुरदरा हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पेपर हो गया, बैग हो गया, ईंट हो गया, इस टाइप का जो तल है इस पर प्रकाश किरण जितने एंगल के साथ आएगा परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल के साथ वापस नहीं जाएगा, वो किसी और एंगल से परावर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस एंगल के साथ चला गया कहीं और, ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी परावर्तन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर यानी कि अनियमित परावर्तन। लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में है, केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ना, आपके सिलेबस में केवल यही है। ठीक है, तो हम लोग नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो नियमित परावर्तन है इसके लिए हमने आपके पास एक और फिगर बना के ये दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये एक परावर्तक तल हो गया। परावर्तक तल क्या होता है, जिस तल से प्रकाश टकराने के बाद से परावर्तित हो जाता है उसी तल को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये मिरर हो गया, क्या हो गया, मिरर, ये कोई एक दर्पण है जिसकी एक साइड में हमने क्या किया, ये पेंट किया हुआ भाग है, और जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, परावर्तक तल है। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्योंकि ये आ रहा है। अब देखिए इस जिस पॉइंट पर आकर मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण क्या होगा, टकराने के बाद से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, और ये जो लौटते हुए प्रकाश किरण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, क्योंकि इसका परावर्तन हो गया इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपतन बिंदु है इस पर एक हमने एक सीधी लाइन खींची हुई है, लंबवत लाइन खींची हुई है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपतित किरण आया और ये जो अभिलंब हुआ इसके बीच में जो कोण बना है इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और इसको स्मॉल आई से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये अभिलंब
और ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, इसके बीच में भी एक कोण बना है, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो हमारे पास परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में। आप देख रहे हैं ये तल क्या है, एक ही तो है। आप देख रहे हैं ये जो तल है, तल तो एक ही है, इसी तल के ऊपर तीनों लाइन है। ये देखिए आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जो स्मॉल आई से दिखाते हैं ये बराबर होगा हमेशा परावर्तन कोण जिसे हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो आपतन कोण ये वाला स्मॉल आई, इस परावर्तन कोण यानी कि स्मॉल आर के हमेशा बराबर होगा। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, आइए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया गया है दर्पण। तो हम दर्पण को समझेंगे। देखिए दर्पण में क्या होता है, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा तल हो, ठीक है, जो पॉलिशदार हो, ठीक है, जिस पर और कोई बार प्रकाश है। मान लीजिए आपके पास एक तल हो गया, ठीक है, आपके पास ये एक तल हो गया, इसके साइड हमने क्या कर दिया, एक साइड पेंट कर दिया गया है। आप एक साइड हमने पेंट कर दिया गया। अब मान लीजिए इस पर जो भी प्रकाश किरण पड़ेगा, इस पर से टकराने के बाद से किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आया, फिर से इस पर टकराने के बाद से किसी निश्चित दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो इस प्रकार का जो भी चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार का जो भी तल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। आपको दर्पण समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है, कि वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण भी दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, और कांच की कोई समतल प्लेट है, हमने मान लिया कांच का एक कोई समतल प्लेट हो गया। कांच का जो समतल प्लेट है इसमें अभी पेंट नहीं किया गया किसी भी साइड। ठीक है, इसमें एक पृष्ठ पर कलई करके, कलई यानी कि एक साइड पे पेंट करके, मान लिया हमने इसकी एक साइड पे हमने ये पेंट कर दिया गया, ये कांच का कोई समतल प्लेन हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया आपका मोबाइल का स्क्रीन, ठीक है, ये क्या समतल है कि नहीं है, इसी प्रकार का कोई कांच है वो भी क्या है, समतल है। और उसके हमने एक साइड हमने क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, और दूसरे साइड को हमने क्या कर दिया, परावर्तक तल बना दिया गया। अब जैसे ये जो दूसरा तल है ये क्या हो गया, परावर्तक तल। इस पर जो भी प्रकाश किरण आएगा टकराने के बाद से परावर्तित हो जाता है, दूसरा तल क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी दर्पण बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांच की समतल प्लेट, ठीक है, कांच की समतल प्लेट की एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो आपको समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इसमें पूछेगा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। तो इसे याद रखिए कि समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी कि इसको हम लोग मानते हैं कि आभासी, रियल प्रतिबिंब नहीं होता, आभासी होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है, और दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, अभी प्रतिबिंब हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब क्या होता है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आपको प्रतिबिंब के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना याद कर लीजिए कि समतल दर्पण के द्वारा सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का, और जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण है तो दर्पण से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कोई कांच का पार्ट होगा, ठीक है, जिसकी एक साइड हमने क्या कर दिया होगा, पेंट कर दिया गया। ठीक है, पेंट करके उसको दर्पण बनाया जाता है। अब देखिए हमने अभी समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, तो उसमें कांच का कोई समतल प्लेट था, उसकी एक साइड मैंने पेंट कर दिया और दूसरे साइड परावर्तक तल बना दिया, तो उस प्रकार जो दर्पण बना उससे हमने क्या बोला, समतल दर्पण। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कोई कांच का खोखला गोला हुआ, कांच का कैसा होगा, खोखला गोला, जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, वो क्या होगा, मान ली प्लास्टिक का है, लेकिन वही अगर प्लास्टिक का बॉल कांच का बना होता तो क्या होता है, कांच का बॉल हो जाता है। ठीक है, अब उस बॉल को हम दो भागों में काट देंगे, जैसे उसको काटेंगे तो एक आधे भाग को ले लेंगे और आधे भाग में किसी एक साइड पे हमने पेंट कर दिया, तो एक साइड पेंट कर देंगे तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। मान लीजिए इसी बॉल को हमने ऐसे आधा आधा काट दिया, ठीक है, ऐसे हमने आधा आधा क्या कर दिया, इसको काट दिया, तो आधा जैसे काटेंगे तो ये वाले आधा कटा हुआ भाग होगा, और इसकी एक साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, एक साइड हमने पेंट कर दिया और दूसरा तल को ऐसे छोड़ दिया। अब इस पर जो भी प्रकाश किरण आएगा टकरा कर
परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ेगी उसका परावर्तन हो जाएगा, वो टकरा कर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो यानी दूसरा तल क्या हो गया, परावर्तित तल बन गया। तो इस प्रकार जो भी दर्पण प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। तभी आप देख रहे हैं इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, गोलीय है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है, वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास और कांच का जो खोखला गोला आपने लिया था उसको काटना है, ऐसे काट दिया, तो इसमें बोला कि वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे तल पर कलई होती है। उभरा तल यानी कि उठे हुए तल पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट। तो उठा हुआ तल ये बाहर वाला ही है, तो इस पर हमने पेंट कर दिया। ठीक है, इस पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया गया। तो ये जो धंसा हुआ तल है वो क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। तो ये बोला तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, यानी अब इस पर जो भी प्रकाश किरण पड़ेगा उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ये प्रकाश किरण पड़ा, इस पर टकराया तो इसका परावर्तन हो गया। तो इस प्रकार का जो भी दर्पण मिलेगा उसको हमें क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अवतल। इसका देखिए यहाँ पे इमेज भी आपको बना के दिया गया है। उभरे हुए तल पे हमने क्या किया गया, पेंट किया। देखिए जो उठा हुआ भाग है उस पर हमने पेंट किया हुआ है, और जो धंसा हुआ तल है वो क्या है, परावर्तक तल है। तो इस प्रकार का जो भी दर्पण है उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसमें दबे तल पर कलई होती है, यानी कि जो धंसा हुआ तल है उस पर हमने कलई किया, यानी उसको पेंट किया है। तो आप देखिए जो अंदर की ओर दबा हुआ तल है इस पर हमने पेंट किया हुआ है, और जो उठा हुआ तल है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, यानी कि जो उभरा हुआ तल है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो इस प्रकार का जो भी दर्पण मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यही इसको हम आपको डायग्राम खुद बना के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास मान लीजिए दर्पण हो गया, दो दर्पण हम बना लेते हैं आपके लिए, एक अवतल एक उत्तल। देखिए अवतल दर्पण क्या था, जिसमें हम लोग उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। उभरा हुआ जो तल है उस पर हमने पेंट कर दिया। और उत्तल दर्पण में जो धंसा हुआ तल है हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण का ये एक मिडिल पॉइंट हमने ले लिया, इस दर्पण का ये हमने मिडिल पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया, इसमें भी हमने एक लाइन यहाँ से खींच दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य भाग है क्या है, मध्य भाग। ठीक है, इस दर्पण के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पी से दिखाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। यानी जो परावर्तक तल है, देखिए जो परावर्तक तल है इसके मध्य भाग को यानी मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। अब देखिए ये जो दर्पण है ये किसी खोखले गोले का काटा गया तो भाग है, किसी गोले का काटा गया भाग है, और कोई भी गोला होता है तो उसका एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। तो मान लीजिए इस गोले का जो केंद्र है यहाँ पे है, इस गोले का केंद्र क्या है, सी यहाँ पे है। इसी केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, क्योंकि जिस गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही इस दर्पण का भी हम लोग केंद्र कहते हैं, तो इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। उत्तल दर्पण मान लीजिए ये जो दर्पण है ये किसी गोले से ही काटा गया भाग होगा, तो उस गोले का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, और इसे सी से दिखाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किसे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। अब देखिए पी और सी इसके एकदम बीच वाले भाग को, देखिए पी और सी के एकदम मध्य बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। यानी सी और पी के एकदम मिडिल वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ से दिखाएंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और इसको परिभाषित करने की एक और तरीका होता है कि मुख्य, देखिए ये जो लाइन है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव इसको जो मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यानी दर्पण का जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है इसको जो मिलाने वाली ये रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य जो कैपिटल एफ से हम लोग जिसको दिखाएं इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको परिभाषित करने का एक और तरीका है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण चलता है, ये देखिए ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समांतर हमने एक प्रकाश किरण को चलाया, और ये जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भाग से गुजरता है, तो मुख्य अक्ष के जिस भाग से गुजरता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में देखिए, ठीक है ऐसे हम लाइन बनाते हैं। अब देखिए हमेशा जो प्रकाश किरण है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। किधर चलेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यानी अब इधर से तो हम प्रकाश किरण भेज नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
प्रकाश किरण को इधर से भेजेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाश किरण को भेजा, ठीक है। अब ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भाग से गुजरेगा, मतलब ये मुख्य अक्ष के इस भाग से गुजरना चाहिए, लेकिन इधर से गुजरता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परावर्तक तल है, यहाँ से प्रकाश किरण इधर परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर परावर्तित हो जाएगा। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसे हम आभास कर सकते हैं कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जिस पॉइंट से निकलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो c है और ये p है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या दिखाते हैं, स्मॉल r से। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब ये जो कैपिटल F है और ये जो P है, इसके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। यानी कैपिटल P और F के बीच की दूरी को हम लोग किसे दिखाते हैं, स्मॉल f से, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब जो डायग्राम बना है उसमें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं ध्रुव के ऊपर। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि ध्रुव क्या होता है। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए हम आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपका दर्पण हो गया और इस दर्पण के ये परावर्तक तल हो गया और इसका जो मध्य भाग है इसको हम लोग कैपिटल P से दिखाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये था अवतल दर्पण। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये परावर्तक तल हो गया और इसका ये मध्य भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इसको किसे दिखाते हैं, कैपिटल P से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। तो देखिए, वक्रता केंद्र इसमें किससे दिखाया गया है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जिस कांच के खोखले गोले से इसको काटा गया है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आइए फिर से डायग्राम के ऊपर चलते हैं। देखिए, आपका ये जो गोला है, ये कांच का जो खोखला गोला जिससे काटा गया, ये जो दर्पण है जिस भी गोले से काटा गया है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा और उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, यानी इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, C आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस भी गोले से ये काटा गया उसका ये जो केंद्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। देखिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल R से दिखाते हैं। आ जाइए फिर से हम डायग्राम के ऊपर चलेंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका दर्पण हो गया, ठीक है। जिस भी गोले से काटा गया उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी और त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। अब ये C हो गया और परिधि पे P हो गया, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और यही क्या हो जाएगा, आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यानी C और P के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, P और C के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष अभी हमने आपको समझाया कि दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया और इसको जो मिलाने वाली रेखा ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अभिलंब जो होता है, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु पर अभिलंब होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझिए आप। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका P, यह आपका हो गया C और ये आपका क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसने बोला कि वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक तल पे जो भी रेखा मिलाई जाती है इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्योंकि ये जो भी लाइन है इस पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं लंबवत पड़ता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए ये आपका इधर हो गया C और यहाँ पे हो गया F। अब मान लीजिए प्रकाश किरण जब भी आएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रहा है। अब आने के बाद से, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण क्या आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए, ये जो दर्पण का परावर्तक तल हो गया
और ये सी हो गया, इसके बीच ये जो ये रेखा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या दिया गया है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर लिखा गया दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक आइए आपको समझाते हैं। देखिए ये जो दर्पण का आपका ये दर्पण हो गया और इसका ये जो परावर्तक तल हो गया, इसका व्यास यानी इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा है, ये इसका क्या होता है, व्यास कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए आपका उत्तल दर्पण हो गया, इसका ये परावर्तक तल हो गया, तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस अभी हमने आपको वहाँ पर थोड़ी देर पहले समझाया कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की एक निश्चित बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो हम ये आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अभी देखिए ये आपका सी हो गया, ये पी हो गया, इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है आपके पास, एफ यानी मुख्य फोकस होता है, एकदम ठीक बीच में होता है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण चलेगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगा वही क्या कहलाता है आपका पास, मुख्य फोकस। तो यहाँ से गुजरा तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा। तो ये वास्तव में गुजर रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में, तो यहाँ से आपके पास ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित होने के बाद से ये ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आपको देखने से ऐसा लग रहा है ना कि अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे और बढ़ाते तो ये इस वाले पॉइंट से निकल रहा है। क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट से निकल रहा है। तो इस जिस पॉइंट से निकलता है वो प्रतीत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें प्रतीत हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, वास्तव में गुजर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ डिफिनीशन में भी लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया, फोकस दूरी। क्या दिया गया, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ कहते हैं। तो वही चीज़ अब हमने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि दर्पण का जो भी ध्रुव है यानी पी और फोकस बिंदु यानी कैपिटल एफ, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि अगर फोकस दूरी एफ से हम दिखाएं तो ये जो होता है वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, इसका आधा करेंगे तो उसी के बराबर क्या होता है आपके पास, वक्रता फोकस दूरी होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसको देखिए, इस 2 को ला के हम एफ में गुणा कर दें तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, 2f होता है। यानी हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या, आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो यही क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये प्रतिबिंब के बारे में लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा गया इसका मतलब क्या है, तो इसको मतलब अभी हमको डायग्राम समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई दर्पण हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, कोई दर्पण हो गया। ठीक है, अब इस दर्पण पे आपके सामने एक कोई यहाँ पे वस्तु रखी गई है। दर्पण से यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी गई। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ जो प्रकाश किरण चल रहा है, प्रकाश किरण इधर गुजरेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरा प्रकाश किरण है। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण इधर से गुजरा। ठीक है, और ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे जो है ये दूसरे बिंदु पे जहाँ पे कट किया तो ये दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये पहले बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये जो दूसरा बिंदु क्या होता है, पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो ये दोनों वास्तव में यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये मिलती नहीं है, लेकिन लगता है कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक प्रकाश किरण भेजा, एक ऐसे चला गया। ठीक है, और एक प्रकाश किरण को हमने ऐसे भेजा तो जो यहाँ चला गया। तो देखिए एक प्रकाश किरण इधर बढ़ते जा रहा है, एक इधर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये दोनों तो आपस में कभी काटेंगे नहीं। लेकिन हमको ऐसे देखने से लगा ना कि इसको अगर आगे हम थोड़ा सा बढ़ाएं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कट कर देंगे। तो ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि इसको आगे बढ़ाए तो ये दोनों यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और लेकिन अभी इससे पहले वाला जो कंडीशन था वहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही थी। तो ये जो दूसरा बिंदु मिल रहा है ये पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जो दूसरा पॉइंट है पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए जब भी प्रकाश किरण वास्तव
में एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जहाँ पे प्रतीत होता है कि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो अब आपको प्रतिबिंब के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या था कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। देखिए, दोनों प्रकाश किरणें जब मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जब प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को, जो दूसरा बिंदु हमको मिला है, उसे पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब आगे भी हम आपको समझाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों को आपको हम डिटेल में समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब अभी हमने आपको समझाया, जब वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट करेंगी तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब केवल प्रतीत होगा तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है? प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब देखिए, जो भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम यहाँ क्या दिया गया है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, आप लिखा है अवतल, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ये पहला नियम क्या कह रहा है? तो चलिए इसके लिए हम आपको पास दो इमेज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। क्या बना लिया? अवतल दर्पण बना लिया। ये इसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सी हो गया और ये आपका पी हो गया, और ठीक इन दोनों के बीच में आपके पास क्या हो गया? एफ हो गया। अब देखिए, यहाँ पे बना लेते हैं उत्तल दर्पण। क्या बनता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पेंट होता है। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये यहाँ पे आपका पी हो गया, और यहाँ पे आपका ये सी हो गया। इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पे क्या हो गया? एफ हो गया। क्या हो गया? एफ हो गया। अब देखिए, इसने बोला है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ बोला है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके ठीक समांतर हमने एक प्रकाश किरण गुजरा, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। हमेशा कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजरेगा। ये पहला नियम है। तो ये किस में हो रहा है? देखिए, अवतल दर्पण में गुजर रहा है। किस में गुजर रहा है? अवतल में। लेकिन आप देखेंगे ये जो है आपका उत्तल दर्पण है, ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब देखिए, इसमें अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, यदि ये आपका मुख्य अक्ष का, इसके समांतर आपने एक प्रकाश किरण को भेजा तो ये परावर्तित होकर इधर गुजर जाएगा। किधर? ये देखिए, इस साइड निकल जाएगा। लेकिन आपको देखने से ऐसा लग रहा है ना कि ये मुख्य फोकस से गुजर रहा है। कहाँ से निकल रहा है? मुख्य फोकस से निकल रहा है। तो यहाँ पे प्रतीत हो रहा था। किसमें प्रतीत हो रहा है? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में वास्तव में गुजर रहा था, लेकिन उत्तल में केवल प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो आपका पहला नियम यही कह रहा था कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस में से, देखिए दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर जाती है। देखिए, यहाँ से होकर गया है पहला नियम। ये किसमें? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो मुख्य फोकस है यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं हो रही है? और ये किसमें हो रहा है? उत्तल दर्पण में। तो ये पहला नियम कहता है कि समांतर जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो पहला नियम ये था। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे नियम की तरफ। देखिए, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर निर्देशित यानी कि प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, यहाँ पे पक्ष नहीं अक्ष होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर होती है। यानी पहले वाले नियम का ठीक उल्टा। पहला वाला नियम क्या था? समांतर आया, मुख्य फोकस से गुजरा। अब इसमें मुख्य फोकस से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दो दर्पण बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो दर्पण बना लिए। देखिए, ये हमने बनाया अवतल और ये हमने बना लिया उत्तल। ठीक है, ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया। ये देखिए, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपके पास एफ यानी कि मुख्य फोकस, और ठीक इतने ही दूरी पर ये क्या हो गया? सी यानी कि वक्रता केंद्र। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण में, देखिए उत्तल दर्पण में यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, ठीक यहाँ पे बीच में हो गया एफ, और ये हो गया आपके पास पी। ठीक है, ये हो गया ध्रुव यानी ये मुख्य फोकस। अब देखिए, इसने क्या बोला है कि मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगा, देखिए मुख्य फोकस से हमने एक प्रकाश किरण को भेजा, अब ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ये दूसरा नियम था। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये मान लीजिए कि हमने मुख्य अक्ष की तरफ हमने एक प्रकाश किरण को भेजा। देखिए, इससे लग रहा है ना कि इसको आगे बढ़ाए तो ये मुख्य अक्ष से ही होकर, मुख्य फोकस में से ही होकर गुजरेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में तो नहीं हो रहा है। तो ये भी जो परावर्तन इसका होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ से परावर्तन हो जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर निकल गया। क्योंकि हमको देखने से ये लग रहा है कि नहीं कि इस वाली किरण को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं
तो ये किससे गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किसमें, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस की ओर निर्देशित, देखिए मुख्य फोकस की ओर निर्देशित है कि नहीं है उत्तल दर्पण में। ठीक है, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम जो है इसमें बोला गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में और वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाता है, यानी जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। तो इसके लिए भी हम आपको दो फिगर बनाएंगे, अवतल का, उत्तल का। अवतल में बाहर पेंट, ठीक है, उत्तल में अंदर पेंट। इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया आपके पास मुख्य फोकस, और ये हो गया आपके पास वक्रता केंद्र। अब देखिए इसमें भी ये आपका हो गया पी, और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र, ठीक इसके बीच में हो गया आपके पास मुख्य फोकस। अब देखिए इसने क्या बोला गया है कि मुख्य वक्रता केंद्र से जो भी, देखिए यहाँ पे बोला वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। अब देखिए वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरण है, ये आपके पास वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे गया, अब ये दर्पण से जब भी परावर्तन होगा तो ठीक उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा, ठीक उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। देखिए जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस लौट गया, ये तीसरा नियम है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हमें आपको अभी थोड़ी देर पहले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको एक अभिलंब पढ़ाया था। तो अभिलंब क्या था, वक्रता केंद्र और दर्पण के परावर्तक तल के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वो क्या होती है, लंबवत पड़ती है, यानी जितने ये इस पे आएगा 90 डिग्री के एंगल पर पड़ेगा। तो लंबवत पड़ने के कारण ही ये प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको लग रहा है कि अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आया, ठीक है, तो आपको लग रहा है ना कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में नहीं हो रहा है। तो ये भी जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, ये है तीसरा नियम। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, ठीक है, अथवा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, ये वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित रेखा है, ये भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाते हैं। देखिए जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पे चला गया, ये क्या था, परावर्तन का तीसरा नियम था। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बनाएंगे प्रतिबिंब। अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। अब इसके बाद से हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए अब अवतल दर्पण के द्वारा भी इसमें कई सारा कंडीशन होता है कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ पे रखेंगे, उसके बाद से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ रखेंगे, अनंत पर, यानी कि दर्पण से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रखेंगे। क्या करेंगे, दर्पण से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रखेंगे। तो हमने क्या किया, अब देखिए अभी हमने जो थोड़ी देर पहले आपको जो नियम पढ़ाया उसमें से आप किसी भी दो नियम को लगाकर, ठीक है, क्या करेंगे, किसी भी दो नियम को लगाकर डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास एकदम असली फिगर बनेगा। देखिए आप इसका जो दर्पण है, जब भी आप पेपर में प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाते समय आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे। आप दर्पण चाहे कैसे ही बनाइए, लेकिन जो इसका जो मुख्य अक्ष, ठीक है, आपने मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस, मान लीजिए जो मुख्य फोकस एफ हो गया, और यहाँ से जो ध्रुव के बीच की दूरी है, ठीक इस दूरी को उतना ही रखिएगा जितना एफ और सी के बीच हो, यानी कि सी और एफ के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पी और एफ के बीच रखेंगे, तभी जाके आपका डायग्राम एकदम सही बनेगा। ठीक है, आपका डायग्राम एकदम सही बनेगा। तो देखिए इसने पहले कंडीशन क्या बोला, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। तो हमने मान लिया कि जो वस्तु है अनंत दूरी यहाँ पर कहीं रखा गया है, दर्पण से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रखा गया है। देखिए पहला नियम इसका ये कहता है कि अनंत से जो भी प्रकाश किरण चलती है वो हमेशा समांतर चलती है। तो हमेशा दो प्रकाश किरण को भेजेंगे। तो देखिए पहला प्रकाश किरण को हमने भेजा ये यहाँ से मुख्य फोकस में से, कहाँ से भेजा, मिनट, हमने पहला प्रकाश किरण भेजा मुख्य फोकस में से। ठीक है, तो आप देखिए जैसे इसको हमने मुख्य फोकस में से भेजा तो आपको मालूम है अभी दूसरा हमने जो दर्पण प्रतिबिंब बनाने का जो हमने नियम पढ़ाया उसमें दूसरा नियम हमने आपको यही पढ़ाया था कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगा वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। अब देखिए फिर हम क्या करें, अभी आपने बताया कि जो भी अनंत से प्रकाश किरणें आती है हमेशा क्या आती है, समांतर होती है। तो इस वाले लाइन के समांतर कौन सा प्रकाश किरण आएगा, कहाँ से गुजरेगा, वो इस सी से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, सी से गुजरेगा। एक मिनट रुक जाइए, यानी सी यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरेगा। सी को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं,
आप लोग स्केल से दूरी इक्वल ले लेंगे तब बनेगा। हमारे पास तो स्केल है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ बना देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए ये होगा सी। अब मान लीजिए वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरती है वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देखेंगे ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए उल्टा। जहाँ पे कट करेंगे मुख्य अक्ष से ही उसकी दूरी लेंगे। देखिए मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है ना, यानी कि उल्टा बन रहा है। ये देखिए ये जो वस्तु थी मुख्य अक्ष से ऊपर थी, यानी कि ऊपर की ओर थी, और ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है, यानी कि उल्टा। तो प्रतिबिंब सीधा, वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब उसका उल्टा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए वस्तु बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो हमने आपको प्रतिबिंब बना के दिखा दिया। तो यहीं पे लिखा गया है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये देखिए वास्तव में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देखिए वस्तु ही ऐसा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु ऐसा था, प्रतिबिंब नीचे बनाने की उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस। देखिए ये मुख्य फोकस, ये तो एफ ही है ना, तो ये एफ के ऊपर ही बन रहा है, यानी कि मुख्य फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो आपको पहला कंडीशन समझ में आया होगा। पहला कंडीशन क्या था, जब वस्तु अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। ठीक है, मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पे। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तो चलिए इसके लिए भी हम एक डायग्राम ले लेते थे, या इसी पे समझा दें। देखिए आपको इसी डायग्राम पे समझा दी। आपके पास ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसका ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एफ यानी कि मुख्य फोकस हो गया। और ये वाला पॉइंट आपके पास सी यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये जो वस्तु, यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा गया है, जिस वस्तु का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, वस्तु का नाम क्या हो गया, ए बी। अब देखिए ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और इधर क्या था, अनंत था, इधर क्या था, अनंत। इन दोनों के बीच में हमने एक वस्तु रखा गया है, एक वस्तु होती है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने वस्तु को रखा गया है। ठीक है, वस्तु को रखा गया। देखिए ये वस्तु अनंत पे तो है नहीं, यानी यहाँ से प्रकाश किरण समांतर नहीं चलेंगी। यहाँ से एक यानी कि समांतर भी भेज सकते हैं, बिना समांतर भी भेज सकते हैं। कैसे भी भेज सकते हैं यहाँ से प्रकाश किरण। जो देखिए हमने पहला जो प्रकाश किरण भेजा, कैसे भेजा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने पहला प्रकाश किरण भेजा। ठीक है, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरा। ठीक है, हमने देखिए पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा हमने प्रकाश किरण भेजा वो कहाँ से भेजा, वो वक्रता केंद्र से भेजा। कहाँ से भेजा, वक्रता केंद्र से, और ये परावर्तन के पश्चात वापस अपने ही मार्ग पर लौट गया। अब ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी कि वास्तव में एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए वस्तु है बड़ा और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे बना, यानी कि वस्तु कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए ये जो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, ये सी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और मुख्य फोकस यानी कि एफ, मुख्य फोकस यानी कि ये वाला पॉइंट एफ, और वक्रता केंद्र सी यानी कि ये वाला पॉइंट, इनके बीच बनेगा। देखिए इनके बीच ही बना है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन के ऊपर। ये तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है, जब वस्तु अब वक्रता केंद्र, अब देखिए वस्तु को धीरे धीरे, ये जो वस्तु इसको धीरे धीरे राइट की तरफ हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले अनंत पर था, उसके बाद से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया। अब हमने वस्तु को कहाँ रखा, अब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर ही रख दिया। हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र। देखिए ये आपका वस्तु दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसी वक्रता केंद्र के ऊपर हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया गया। अब देखिए अब यहाँ से हम प्रकाश किरण को भेजेंगे, तो पहला प्रकाश किरण हमने कहाँ भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य फोकस से होकर गुजरा, देखिए ये यहाँ से गुजरा। अब हम दूसरी प्रकाश किरण को देखेंगे, तो जो दूसरा प्रकाश किरण है उसको हमने मुख्य फोकस से भेजा। कहाँ से भेजा, मुख्य फोकस से, और ये मुख्य फोकस से गया तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। अभी देखिए ये जो दोनों प्रकाश किरण है एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पे। तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब आप जो प्रतिबिंब देख रहे हैं ये दोनों वास्तव में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए वस्तु से के समान आकार का,
अब देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा, देखिए इतना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी कि वस्तु के समान आकार का इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु था ऊपर, प्रतिबिंब बना है नीचे, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु है और वहीं पे इसका प्रतिबिंब बना है, यानी कि वक्रता केंद्र के ऊपर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। अब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। ठीक है, वस्तु को रख दिया। अब हम लोग चलते हैं इसका डायग्राम बनाने। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने ये वस्तु से एक पहला प्रकाश किरण भेजा जो मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरा, मुख्य फोकस से। और जो दूसरा प्रकाश किरण भेजा हमने वो कहाँ से भेजा, मुख्य फोकस से भेजा। कहाँ से भेजा, मुख्य फोकस से। अब ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ये जो दोनों प्रकाश किरण है एक दूसरे को, ये जो दोनों परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट कर रही हैं, वास्तव में कट कर रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। अब देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखिए वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा बना है, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। उल्टा बना, देखिए वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे, यानी कि उल्टा बना है। अब देखिए वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बना, देखिए वक्रता केंद्र हो गया, देखिए ये तो वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे इस साइड क्या था, अनंत था, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु फोकस एफ पर हो। अब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस के ऊपर रख दिया। वस्तु को कहाँ रखा, मुख्य फोकस के ऊपर। तो देखिए ये आपके पास मुख्य फोकस, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहला प्रकाश किरण भेजा। पहला प्रकाश किरण कहाँ भेजा, यहाँ से सबसे पहले हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से ही गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजर गया। अब ये दूसरा प्रकाश किरण क्या किया हमने, वक्रता केंद्र से भेजा। कहाँ से भेजा, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से ये प्रकाश किरण गया। अब देखिए अब ये जो वक्रता केंद्र से गया तो वापस इसी मार्ग पर लौटेगा। कहाँ लौटेगा, वापस इसी मार्ग पर लौटेगा, इधर से गया फिर इसी मार्ग पर वापस लौट गया। अब देखिए जो दोनों प्रकाश किरण लौट के वापस आ रहे हैं इधर, इधर आगे ये बढ़ती जाएगी और ये भी आगे बढ़ती जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरण कैसे दिख रही हैं, समांतर दिख रही हैं। जब समांतर दिख रही हैं तो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे नहीं, यानी कि हमें मान लेते हैं कि अनंत पर जाके, यानी बहुत दूरी पर जाके कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये वास्तव में कट नहीं करें, हमने माना बस, ऐसे आभास। एक मिनट, अब देखिए ये जिस साइड वस्तु है इसी साइड ये प्रकाश किरण भी क्या आ रही है, इसी साइड क्या आ रहा है, प्रकाश किरण आ रहा है। तो हमने मान लिया कि अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। ये दोनों अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। हमने मान के देखिए जितना इधर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे उतना ही नीचे जाते जाएंगे, यानी वस्तु से बड़ा बनता जाएगा, यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे बना है, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बना है और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट कंडीशन पे। देखिए इसका एक लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो आपके पास फोकस तथा ध्रुव के बीच। कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच। देखिए ये हो गया मुख्य फोकस और हो गया ध्रुव, और इसके बीच में हमने क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। अब देखिए अब हम लोग पहला प्रकाश किरण भेजेंगे। पहला प्रकाश किरण हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगा, तो ये मुख्य फोकस से गुजर गया। अब दूसरी प्रकाश किरण को हमने कहाँ से भेजा, वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से भेजा तो देखिए ये अपने वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। वापस क्या होगा, उसी मार्ग पर लौट आएगा। अब देखिए ये जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे लौट आया। ये जो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गया था तो ये मुख्य फोकस होकर गुजरा। अब देखिए जितना ही हम लोग लेफ्ट में आएंगे ये दोनों प्रकाश किरण क्या एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यानी अब लेफ्ट साइड में तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को अगर आगे हम लोग बढ़ाएं थोड़े से आगे तो ये दोनों आगे जाके एक दूसरे को कट कर देंगे। तो ऐसा हमने प्रतीत हो रहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट कर लेंगे। यानी प्रतीत हो रहा है कि आगे बढ़ाने पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कट कर लेंगे, तो ये प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं है ऐसा। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बना है। अब ये सीधा बना, क्योंकि देखिए वस्तु भी ऊपर है मुख्य अक्ष के और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी वस्तु कैसा, प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना है। और प्रतिबिंब बना कहाँ है, दर्पण के पीछे। देखिए ये हो गया दर्पण, तो इधर तो है, तो ये दर्पण के आगे है। अब सारी चीज़ें दर्पण के आगे। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो ये था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में केवल दो ही केसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला केस क्या होता है कि जो वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। देखिए हमने एक उत्तल दर्पण ले लिया। अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस
राइट साइड में होता है, उधर ही क्या होता है इसका वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास ध्रुव होता है। ठीक है, क्या होता है ध्रुव होता है। तो हमने ले लिया ये अनंत पर एक कोई वस्तु रख लिया, क्या कर लिया अनंत पर वस्तु हमने ले लिया। अभी हमने आपको बताया कि अनंत से जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं एक दूसरे के समांतर चलती हैं। तो हमने पहला प्रकाश किरण भेजा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष से, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजा, ये परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से नीचे से हमने एक और प्रकाश किरण भेजा, नीचे से हमने एक प्रकाश किरण भेजा, ये भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजा। अब देखिए ये भी परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से ही निकलेगा। ठीक है, मुख्य फोकस से ही निकलेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर सकते हैं, मुख्य फोकस पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखिए वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, यानी कि बिंदु साइज का। कैसे बन रहा है, बिंदु साइज। देखिए प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु साइज का बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, देखिए जो भी आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा ही बनता है। कैसा बनता है, सीधा, यानी कि प्रतिबिंब कैसे, वस्तु ऐसा ही है, प्रतिबिंब भी इसका ऐसा ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। कहाँ बन रहा है, फोकस एफ के ऊपर ही बन रहा है, यानी कि मुंह के फोकस पर बनेगा। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण ऐसे है और इसके पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब आइए दूसरे केस के ऊपर चलते हैं। दूसरा केस क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पे भी हो। अब देखिए जो वस्तु है, हमने वस्तु को, ये ध्रुव हो गया और इधर अनंत हो गया, अब इसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब रखें, वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब उसका एक ही तरीके से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, पहला प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, ऐसे निकल जाएगा, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। दूसरे प्रकाश किरण को हमने वक्रता के केंद्र की तरफ निर्देशित किया। देखिए वक्रता के केंद्र की तरफ निर्देशित किया तो जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे पीछे बढ़ाने पे ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ से निकल रहा है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतीत हो रहा है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और फिर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए सीधा बना है, कहाँ बनेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच। देखिए ये फोकस हो गया एफ और ये हो गया ध्रुव, इसके बीच ही तो बन रहा है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण इधर है, दर्पण आपका इस साइड है, प्रतिबिंब इस साइड बना है, यानी कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और जो भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए अवतल दर्पण में भी आपने देखा कि हर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, लेकिन केवल एक ही कंडीशन ऐसा था कि जब हमने फोकस, क्या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा तभी जाके हमारे पास आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, आभासी प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब, बाकी सारे कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे भी जो आभासी प्रतिबिंब वो कैसा हुआ, सीधा हुआ, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है दर्पणों में। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको प्रतिबिंब बनाना भी सिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अब हमारे पास उपयोग है। क्या है, उपयोग। अब दर्पणों का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, हम लोग दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की तरफ। किसके उपयोग की तरफ, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहला इसका उपयोग है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, आप जब भी जाते हैं बाल कटवाने के लिए तो आप देखेंगे वहाँ पे जो दर्पण लगा होता है उसमें आपका जो भी फेस दिखता है बड़ा दिखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अवतल दर्पण लगा होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण अभी हमने आपको दिखाया, आपका जो प्रतिबिंब उसमें बनता है कैसा बनता है, आभासी। अब देखिए चूंकि आप दर्पण के काफ़ी ज़्यादा करीब बैठे होते हैं, यानी कि आप दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बैठे होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और आपसे बड़ा बनता है। देखिए मान लीजिए आभासी अभी हमने देखा कि यहाँ पीछे कट कर रहा था एक दूसरे को, दोनों प्रकाश किरणें पीछे कट कर रही थी ना, यानी सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, दूसरा उपयोग इसका क्या है, मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग होता है। अब मान लीजिए मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में ही तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो भी केवल एक कंडीशन में, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाए तब। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए एक और चीज़ यहाँ पे टॉर्च हो गया,
सर्च लाइट हो गया, चाहे वाहनों का जो अग्रदीप है, यानी कि वाहन में जो आगे लाइट लगा होता है जो रात को उजाला दिखाता है, जो काफ़ी दूर तक उसका लाइट जाता है, ठीक है। उसमें जो ग्लास लगा होता है वो कैसा लगा होता है, दर्पण, अवतल दर्पण। कैसा लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। देखिए यहाँ पे समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप एक अवतल दर्पण ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा आपका ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, वक्रता केंद्र। अब देखिए आप प्रकाश किरण को इस, देखिए जो आगे जो भी आपके पास सर्च लाइट होता है उसमें आप देखेंगे एक कटोरी टाइप में कुछ लगा होता है, ठीक है। वहाँ पे वो दर्पण होता है, क्या होता है, दर्पण। और उसको ऐसे सेट किया जाता है कि जो भी प्रकाश निकल रहा है उसके मुख्य फोकस से गुजरे। कहाँ से गुजरे, मुख्य फोकस से गुजरे, क्योंकि मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लिया हमने एक और प्रकाश किरण को भेजा, वो भी मुख्य अक्ष से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। हमने फिर से मान लिया यहाँ से भी एक नीचे से प्रकाश किरण भेजा, वो भी कहाँ जा रहा है, मुख्य फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फिर एक और प्रकाश किरण गुजरेगा, वही मुख्य फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब देख रहे हैं सारी समांतर किरण पुंज प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो इसलिए ये जो लाइट होता है दूर तक जाता है, देखिए वही लिखा है टॉर्च हो गया या सर्च लाइट हो गया, ये जो वाहनों के आगे का जो लैंप लगा होता है, ठीक है, आगे जो लाइट लगा होता है वो सब क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया गया होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का आपको उपयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण की तरफ। किसकी तरफ, उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें देखिए सामान्य वाहनों में, ठीक है, सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे गाड़ी होता है उसमें जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों, क्योंकि हम देखिए मिरर तो छोटा होता है, हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादातर वस्तुएं देखें, तो जब छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी तभी तो उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप देखिए छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। इसलिए पीछे का व्यू देखने के लिए जो गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है तो क्या होता है, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा इसमें दिया गया है, इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। अब देखिए टेलीस्कोप में भी और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा इसका जो उपयोग दिया गया है, इसका उपयोग स्ट्रीट लैंपों में भी किया जाता है। स्ट्रीट लैंपों में क्यों किया जाता है, अब देखिए स्ट्रीट लैंप यानी कि जो सड़क के किनारे जो लैंप लगा होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसमें उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए नीचे जो प्रकाश किरण वो पूरा प्रकाश फैल जाए, यानी सड़क की तरफ पूरी प्रकाश किरण क्या होता है उसमें फैल जाए, प्रकाशों को फैलाने के लिए उसमें लगा होता है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, ये मान लीजिए आपका एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका एफ हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब मान लीजिए आप प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए। देखिए अब जो भी उसमें दर्पण लगाते हैं उसको ऐसे सेट किया होता है कि प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चले। कैसे चले, मुख्य अक्ष के समांतर चले। अब जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि वो एफ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, एफ से निकल रहा है। मान लो ऐसे ही चला जाएगा, फिर एक ऐसा चला जाएगा, फिर मान लीजिए ये वाला प्रकाश किरण ऐसे नीचे आ गया, फिर ये वाला प्रकाश किरण नीचे गया। तो देख रहे हैं ना प्रकाश किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फैल रहा है। जो भी प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं, यानी प्रकाश यहाँ पे क्या हो रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। कौन, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसलिए स्ट्रीट लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अब चिन्ह परिपाटी समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि यू क्या होता है, भी क्या होता है, एफ क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है। जहाँ भी आपको यू दिखे, ये कैपिटल यू नहीं है, स्मॉल यू होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है वस्तु की दूरी। और ये जो भी होता है ये भी स्मॉल भी होता है, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो स्मॉल एफ है इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसको फोकस दूरी कहते हैं। और जहाँ आई दिख जाए वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई। आई मतलब इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। तो इन सारे सिंबल का मतलब आप समझिए। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है। चिन्ह परिपाटी समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, आप ये एक डायग्राम देखे होंगे, आपको हमेशा पता है जो सेंटर में होता है इसको हम लोग जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। अब जीरो के राइट में हम जब भी आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज़ें किस में लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो सारी वैल्यू हम लोग किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं, निगेटिव में। अब जीरो के ऊपर जाते हैं तब भी सारी वैल्यू हम लोग किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। और जीरो के नीचे सारी वैल्यू हम किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे दर्पण में भी है। मान लीजिए आपका एक दर्पण हो गया, क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। और ये दर्पण का क्या हो गया आपके पास, केंद्र हो गया। केंद्र नहीं, दर्पण का मध्य भाग जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या होते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए ध्रुव के राइट में अगर जो भी दूरी हम लेंगे, ध्रुव के
राइट में जो भी दूरी लेंगे वो किस में लेंगे, तो आप बोलेंगे धनात्मक लेंगे। ध्रुव के लेफ्ट में आप जो भी दूरी लेंगे वो कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव। ध्रुव के नीचे आप जो भी दूरी लेंगे वो भी कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। और ध्रुव के ऊपर आप जो भी दूरी लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब देखिए, अभी हमने आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाया, फिर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाया। तो आप उस दोनों कंडीशन में देखे होंगे हमें हमेशा वस्तु को ध्रुव के बाएं साइड में ही रखा गया था। कहाँ रखा गया था, हमेशा ध्रुव के बाएं साइड में रखा गया था। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपके पास कोई वस्तु रख दिया, आप देखें अवतल दर्पण में जब भी हमने प्रतिबिंब को बनाया या उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब को बनाया तो वस्तु को हमेशा ध्रुव के बाएं साइड में रखा है, इसलिए यू का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यू का मान क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि यू क्या है, यू क्या है, वस्तु की दूरी। अब देखिए, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग किसे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे। जो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग किसे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे। और यू कैसा होगा, हमेशा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ध्रुव के बाएं साइड में रहेगा, इसलिए यू का मान हमेशा हम लोग निगेटिव लेंगे। जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी आगे न्यूमेरिकल आप यूज करेंगे तो वहाँ पे यू भी एफ आई ओ सबका मान आपको रखने के लिए होगा। तो आप दर्पण से पहचान करेंगे यू का मान निगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे। तो यू का मान हमेशा निगेटिव लेंगे, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, अब देखिए फिर से एफ का मान। अब देखिए एफ का मान है, अब देखिए नीचे आते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पे लिखा गया है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए यू का मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ धनात्मक लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो ये बात भी सही है। आपने देखा कि जब भी हम लोग अवतल दर्पण देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में मान लीजिए हो गया आपके पास ध्रुव, मुख्य फोकस किधर होता था, बाएं साइड में। ध्रुव के बाएं साइड में मुख्य फोकस होता था और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है कि नहीं है, लेफ्ट साइड में है, ध्रुव के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसकी दूरी को हम लोग कैसे लेंगे, निगेटिव। यानी अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन जब इसी आप उत्तल दर्पण देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण देखेंगे, तो उत्तल दर्पण मान लीजिए आपके पास ये हो गया ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें मुख्य फोकस राइट साइड में होता था, क्या होता था, राइट साइड। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब ये देखिए ध्रुव के राइट साइड में देखेंगे, फोकस दूरी इसमें कैसा होगा, ध्रुव के राइट साइड में, इसलिए एफ का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एफ का मान कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए जो एफ का मान होगा हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ हमेशा निगेटिव लेंगे और उत्तल दर्पण के लिए एफ का मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे आया है कि अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, इसका मान सदैव धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। यानी अब देखेंगे आप जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे थे, उत्तल दर्पण वाले कंडीशन में आपने प्रतिबिंब को बनाया तो आपने देखा था कि प्रतिबिंब हमेशा किधर बन रहा था, राइट साइड में बन रहा था, ध्रुव के राइट साइड में बन रहा था। और ध्रुव के राइट साइड में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो यानी भी का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हम भी का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी उत्तल दर्पण के कंडीशन में भी का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन अवतल दर्पण के कंडीशन में, अवतल दर्पण के कंडीशन में भी का मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। 5 कंडीशन जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, देखिए अवतल दर्पण के द्वारा हमने आपको प्रतिबिंब को बनाना सिखाया था, तो उसमें 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें आपके पास ये दर्पण हो गया। ठीक है, तो दर्पण के लेफ्ट साइड में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बन रहा था, तो उन सारे कंडीशन में हम लोग कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि वह ध्रुव के लेफ्ट साइड में बन रहा था। केवल एक ही कंडीशन ऐसा था जिसमें प्रतिबिंब ध्रुव के राइट साइड में बना था, तो जब भी राइट साइड में बनेगा तो उस समय प्रतिबिंब की दूरी हम लोग कैसा लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अवतल दर्पण के लिए भी का मान निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दर्पण सूत्र। किसकी तरफ, दर्पण सूत्र। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र में देखिए ये होता है, यदि फोकस दूरी को हम लोग किसे दिखाएं, स्मॉल एफ से, और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी से दिखाएं और वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से दिखाएं, तो दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एफ का मान अगर रखना हो तो आप देखेंगे अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, उसको हमेशा उसके चिन्ह के साथ रखेंगे। कि अवतल दर्पण होगा तो एफ का मान निगेटिव रखेंगे, उत्तल दर्पण होगा तो एफ का मान पॉजिटिव रखेंगे। इसी प्रकार भी का मान देखेंगे कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, उसके हिसाब से रखेंगे। और यू का मान हमेशा निगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आएगा। दर्पण सूत्र आपका ये होता है।
अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को समझ लेते हैं। देखिए, आवर्धन होता है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, यानी दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई, तथा वस्तु की लंबाई यानी कि ओ, यानी कि वस्तु की लंबाई ओ की अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी रेखीय आवर्धन आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, आप बोलेंगे जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई है उसके अनुपात को, यानी कि आई अपॉन में ओ, इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, किसी स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और एम का जो फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है आई अपान ओ, या इसका मान एक और होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, लेकिन ये किसमें निगेटिव के साथ होता है, यानी एम इज इक्वल टू आई अपान ओ या इक्वल टू माइनस बी अपान यू होता है। ये होता है आवर्धन का आपका सूत्र होता है। अब देखिए, अब और आप इसमें भी देखिए, आई का मान रखेंगे तो चिन्ह के साथ ही रखेंगे, ओ का मान रखेंगे तो भी चिन्ह के साथ, यानी अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है उसके हिसाब से आप आई और ओ का मान पॉजिटिव या निगेटिव लेके ही रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आवर्धन का मान यानी एम का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर एम का मान निगेटिव आया तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये था रेखीय आवर्धन के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर नोट में एक और चीज लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी माध्यम में ही होता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो माध्यम दे दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, दो माध्यम दे दिया, एक माध्यम ऊपर वाला हो गया, इस लाइन के ऊपर एक माध्यम है, एक माध्यम इसके नीचे है। तो जब भी एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, या तो ये इधर झुक जाएगा, या मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम ऐसे होगा, इसे जैसे प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में करेगा तो यह हो सकता है ये दूर हो जाएगा, ठीक है, ये दूर हो जाएगा। देखिए, इसको जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अपने रास्ते से दूर हट के इधर जाने लगा। फिर इसको जाना चाहिए सीधे तो देखेंगे ये थोड़ा सा इधर झुक गया, ठीक है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इस प्रकार की जो भी घटना घटती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे कब प्रकाश किरण झुकेगी, कब प्रकाश किरण दूर हटेगा, ठीक है। उससे पहले आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सघन माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल तुलनात्मक रूप से कम होती है, ठीक है, उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और देखिए, विरल माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल तुलनात्मक रूप से अधिक होती है वो क्या होता है, विरल माध्यम होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास दो माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम है, कौन सा हो गया, एक वायु हो गया, एक कांच हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, वायु में अगर पूछा जाए कि प्रकाश की चाल अधिक होगी कि कांच में अधिक होगी, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, और कांच चूंकि घना है तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो देखिए, वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो इसलिए वायु को हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे, किसकी तुलना में, कांच की तुलना में। अब देखिए, कांच में प्रकाश की चाल कम होगी किसकी तुलना में, वायु की तुलना में, तो इसलिए कांच को हम लोग क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। अब देखिए, अगर यहीं पर हम दो माध्यम लेते, कांच और जल, क्या लेते, कांच लेते और जल लेते, ठीक है, मान लीजिए तो कांच हो गया और दूसरा माध्यम हम क्या ले लेते, जल ले लेते। दूसरा माध्यम जल ले लेते। अब देखिए, तो कांच में अब देखेंगे प्रकाश की चाल, अब देख, कांच और जल में प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो आप बोलेंगे कि कांच और जल में प्रकाश की चाल जल में अधिक होगी, तो जल क्या हो जाएगा आपके पास, विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक खाली सड़क पर दौड़ा दिया जाए और एक आदमी को खेत में दौड़ा दिया जाए तो किसकी चाल अधिक होगी, तो आप बोलेंगे जो खाली सड़क पर दौड़ेगा उसकी चाल अधिक होगी, और जो खेत में, और हम ही खेत में दौड़े तो मेरी चाल क्या होगी, कम होगी। तो देखिए, सड़क पर दौड़ रहे हैं तो सड़क क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि वहाँ पर हमारी चाल अधिक है, और खेत में दौड़ेंगे तो खेत में, देखिए, खेत में मान लीजिए कीचड़ होगा, फसल होगा, तो उसमें हमारी चाल कम हो जाएगी क्योंकि वो सघन माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक वो विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन माध्यम, ठीक है। तो अब देखिए, अब आते हैं हम लोग समझाने आपको कि कब प्रकाश की किरण झुकेगी या कब प्रकाश की किरण दूर हटेगी। देखिए, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है, ठीक है, अविलंब से दूर हो जाती है। तो देखिए, ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आया, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु।
अब यहाँ से ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो गया। अब देखिए वहाँ पे परावर्तन में हम पढ़ रहे थे परावर्तन हो रहा था, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या होगा प्रकाश किरण अपवर्तित हो गया। तो इस किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु पर 90 डिग्री एंगल पर एक हमने लंब खींचा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलेंगे? इसको अभिलंब बोलेंगे। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अब देखिए ये हो गया अभिलंब और ये हो गया अपवर्तित किरण। अब इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। अब देखिए ऊपर जो है कांच है, ऊपर जो माध्यम किसका है? कांच का है। और नीचे वाला माध्यम क्या है? वायु का माध्यम है। क्या है? वायु का माध्यम। अब देखिए जो कांच का माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। यानी जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में आया है? विरल माध्यम आया। तो आप देखेंगे कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम है, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, कहाँ जानी चाहिए? सीधे, लेकिन ये इससे क्या होगा? अपने रास्ते से दूर हट रहा है। कहाँ हट रहा है? रास्ते से दूर हट रहा है। यानी कि ये देखिए यहाँ लिखा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर है। देखिए अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दूर हो रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश किरण क्या होगा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो अब देखिए ये किस वाले माध्यम से? वायु से किस में जा रहा है? कांच में जा रहा है। वायु से किस में जा रहा है? कांच में। तो वायु में चूंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है यानी कि ये विरल माध्यम हो गया, कांच में कम होते हैं यानी कि सघन माध्यम, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो देखिए इसको जाना चाहिए कैसे? ये प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था, इसको सीधे ऐसे ही निकल जाना चाहिए। अब देखिए ये आपका हो गया अभिलंब। अब देखिए जो प्रकाश किरण है किसके तरफ? देखिए अभिलंब की तरफ झुक गया कि नहीं झुक गया? वही चीज़ इसमें भी बोला जाता है कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। ठीक है, क्या होता है? झुक जाता है। तो ये था कि कब झुकेगा और कब अभिलंब किससे दूर हटेगा। ठीक है, तो समझ में। अब देखिए अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और यही कारण है कि अपवर्तन होता है। ठीक है, देखिए अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी के कारण अपवर्तन होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बार और डायग्राम बनाया गया, अभी वही सेम डायग्राम है, बस वो इंग्लिश में था, ये किस में हो गया? हिंदी में। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या था? जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम तो सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखें तीनों एक ही तल में, इसी तल में तीनों हैं। ठीक है, तो यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण यानी कि एंगल आई की जिया, यानी कि जो आपतन कोण का मान साइन के साथ, किसके साथ? साइन के साथ। ठीक है, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण आर की जिया, यानी अपवर्तन कोण यानी कि आर का वैल्यू साइन के साथ। ठीक है, इसका अनुपात एक नियतांक होता है। इसका अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यानी अपवर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण आई है उसकी जिया यानी कि उसका साइन वैल्यू साइन के साथ, तथा अपवर्तन कोण की यानी अपवर्तन कोण आर इसका वैल्यू साइन के साथ, और इन दोनों का जब हम लोग अनुपात लेंगे तो इसका मान हमेशा एक नियतांक आएगा। यही क्या होता है? आपका अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। यानी कि देखिए साइन आई अपन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि एक नियतांक ही प्राप्त होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि नियतांक देखिए ये जो नियतांक को जो नियतांक में प्राप्त होता है उसको पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जो भी नियतांक हमको प्राप्त होगा ना, देखिए साइन आई अपन साइन आर को जो हम सॉल्व करेंगे तो जो नियतांक मिलेगा इस नियतांक को हम लोग कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। अब देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक समझते हैं। देखिए अपवर्तनांक बोला गया कि यदि प्रकाश की किरण, देखिए आपके पास मान लीजिए दो माध्यम है और जो प्रकाश की किरण है वो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर देखिए हम अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिखाना है, देखिए इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको ऐसे दिखाते हैं, मान एन हो गया, एन से अपवर्तनांक को दिखाते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ पर लिखा गया पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? V1 अपान
तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि V2 के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है? अगर प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक का मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को नापते हैं, क्या कहते हैं? नापते हैं। तो चूंकि अपवर्तनांक एक क्या है? अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात का मतलब कि देखिए अगर सेम वैल्यू ऊपर है, देखिए ऊपर भी स्पीड है, मान लीजिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखे तो ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, यानी कोई मात्रक ही नहीं बच रहा है, यानी कोई ऐसा वैल्यू नहीं बचा जिसमें हम इसको नाप सके। तो इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेंस के ऊपर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेंस। तो लेंस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंस क्या होता है? आपके पास दो गोलीय पृष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो गोलीय पृष्ठ। मान लीजिए हमारे पास पहला गोलीय पृष्ठ एक ऐसा हो गया और दूसरा गोलीय पृष्ठ एक ऐसा हो गया। ठीक है, इन दोनों को काट कर क्या करते हैं? काट के मान लीजिए अभी यहाँ से जो भी ऊपर वाला एरिया बच रहा है और ये नीचे वाला एरिया बच रहा है, इसके अलावा ये सारे एरिया को हम लोग क्या करें? काट के निकाल दें। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया बच रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। दो पारदर्शी माध्यम, यहाँ पे लिखा गया है ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों से अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा उसे लेंस कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये वाला जो हिस्सा ये भी किसी गोले का भाग है और आपका जो ये वाला हिस्सा ये भी किसी गोले का भाग है। तो आप देख रहे हैं लेंस दो गोलीय, यहाँ पे लिखा है दो गोलीय वक्र पृष्ठों से, दो गोलीय वक्र पृष्ठों से बना कि नहीं बना है? तो इस प्रकार का जो भी हमको प्राप्त होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। तो आप लेंस समझ गए। अब लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल उत्तल। क्या होता है? जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता था, इसमें भी लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला उत्तल लेंस जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए जो लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखिए ये जो लेंस है ये देखिए बीच में चौड़ा है कि नहीं है? अब बोलेंगे हाँ बीच में मोटा है और किनारों पे देखिए यहाँ पे पतला है, किनारों पे क्या है? पतला है। तो इस प्रकार का जो भी लेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब देखिए आता है अवतल लेंस। दूसरा लेंस का प्रकार कौन सा है? अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस क्या होता है कि जो लेंस बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो अब देखिए ये वाला लेंस जो है बीच में पतला है और किनारों पर क्या है? मोटा है। किनारों पर क्या है? मोटा है। तो इस प्रकार का जो भी लेंस है इसे हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब जैसे देखिए हमने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी प्रकार लेंसों से संबंधित भी कुछ परिभाषाएं होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है इसमें मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष कैसे पढ़ेंगे? देखिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ। अब देखिए लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं नहीं, एक मान लीजिए ये वाला हिस्सा भी किसी से काटा गया किसी गोले से और ये वाला हिस्सा भी किसी गोले से काटा गया है। तो वही बोला है कि लेंस के दोनों गोलों के भाग होते हैं। देखिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। देखिए इन दोनों का गोलों का जो केंद्र, मान लीजिए पहले वाला ये गोला हो गया, इसका केंद्र ये हो गया C2। ठीक है, मान लीजिए ये फिर से एक वाला ये वाला हिस्सा हो गया, इसका केंद्र हो गया C1। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इस लेंस के वक्रता केंद्र कहलाएंगे। इन्हें C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इमेज में आपको दिखा भी दिए। फिर लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए लेंस के जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, और देखिए लेंस के जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं उनके केंद्रों को देखिए, उनके वक्रता केंद्र C2 और C1, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। अब देखिए ये इसका C2 हो गया और ये क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र C1 हो गया। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो हमारा पास पॉइंट है वो क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र को समझिए लेंस के अंदर, ये देखिए लेंस के अंदर, ये आपके पास लेंस हो गया, इसके अंदर ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास लेंस हो गया, इसके अंदर आपके पास ये पॉइंट हो गया, ये किस पर है? मुख्य अक्ष के ऊपर ही है ना। अब इसमें से और जो भी प्रकाश किरण गुजरेगा वो ठीक जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। देखिए समांतर निकलने का मतलब कि जिस रास्ते से आया ठीक उसी रास्ते से गुजर जाएगा। ये देखिए अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया।
अब देखिए मुख्य लेंस के अंदर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम लोग भेजेंगे इस प्रकाश किरण को, तो जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से निकल जा रहा है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। और उसको किसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे, ओ से दिखाएंगे। अब जो देखिए जो रियल में प्रकाश किरण ऐसे सीधे सीधे निकलता है, इसका 2 बार अपवर्तन होता है। देखिए एक बार प्रकाश किरण ऐसे अंदर जब प्रवेश करेगा तब एक बार अपवर्तन होगा, फिर जब बाहर निकलेगा तब अपवर्तन होगा। उसके बाद से ये दोनों क्या होता है, सेम रास्ते में आ जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम रास्ते में आते हैं। इसलिए हम इसको सिंपल डायरेक्ट एक ही लाइन में बोल देते हैं कि जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि लेंस के अंदर इसका 2 बार अपवर्तन होता है, तब जाके प्रकाश किरण सेम रास्ते से गुजरता है, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र यानी कि वो कहलाता है, ठीक है। आपको प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, फोकस बिंदु। अब देखिए फोकस बिंदु, अब देखिए दर्पण में अब हम जब फोकस बिंदु पढ़े तो वहाँ पे तो फोकस बिंदु कम था, केवल एक ही फोकस था। लेकिन यहाँ पे आपको 4 फोकस बिंदु पढ़ना पड़ेगा, 2 अवतल का, 2 उत्तल का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लेंस के 2 फोकस बिंदु होते हैं। लेंस में कितने फोकस बिंदु होते हैं, 2 फोकस बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस पढ़ते हैं, जिसे हम लोग F1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, F1 से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाला प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस यानी कि F1 कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डायग्राम, देखिए अब ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इस पे स्थित एक ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण चलेगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से पहला प्रकाश किरण गया, फिर ये दूसरा प्रकाश किरण गया, ये देखिए ये तीसरा प्रकाश किरण गया, ये चौथा प्रकाश किरण गया, ठीक है। अब देखिए जो बीच में ये अविलंब है, ठीक है, यहीं से अपवर्तन होता है। आप यहाँ से अपवर्तन नहीं कराते, इस लेंस से अपवर्तन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपवर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया कि नहीं, ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस बोलेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और इसे हम लोग किससे दिखाएंगे, F1 से दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रथम फोकस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब किसका हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब देखिए उत्तल लेंस में आपने प्रथम फोकस देखा, F1 वो किधर था, लेफ्ट साइड में था, प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट साइड में था। अब हम लोग आते हैं अवतल लेंस में, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस में आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें, अब देखो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है। अब देखिए इसमें अवतल लेंस में जब आप प्रकाश किरण को भेजेंगे तो देखिए ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट पर आके मिलेगा आगे, ठीक है। देखिए दोनों को लग रहा है कि जैसे आगे आके इस पॉइंट पर मिलेगा, इसी किरण को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस किरण पर जाके मिलेगा। इसी प्रकार से इस किरण को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे जाके इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जितनी भी प्रकाश किरण हैं जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वो सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु यानी कि F1, ठीक है, जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरण। देखिए इन सबकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें कौन कौन सी हैं, अब पहली प्रकाश किरण भी इसकी तरफ ही केंद्रित है, दूसरी भी केंद्रित है, तीसरी भी केंद्रित है और चौथी भी केंद्रित है, ठीक है, सब इसकी तरफ ही केंद्रित हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए अपवर्तन के पश्चात सभी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, सभी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस यानी कि F1 कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो F1 है अवतल लेंस के लिए वो प्रकाशिक केंद्र के किधर है, राइट साइड में, किधर है, राइट साइड में है, ठीक है। अब ये प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को ही देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जो प्रकाशिक केंद्र है और प्रथम फोकस इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस में भी आप देख सकते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र है और ये प्रथम फोकस है इसके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं द्वितीय फोकस की तरफ। द्वितीय फोकस ठीक इसका उल्टा है। देखिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी कि F2 जिसे हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए F2 क्या हो गया, यहाँ पर लिखा गया है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। यहाँ पर लिखा गया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी कि F2 कहते हैं। अब देखिए ये सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। अब देखिए
अब ये सब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, सभी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, और जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी कि F2 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये अपवर्तन के पश्चात ये इधर निकल जाएगा, ये अपवर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगा, और अपवर्तन के पश्चात ये वाली प्रकाश किरण इधर निकल जाएगी और ये वाली इधर निकल जाएगी, और सब ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी प्रकाश किरणें इस एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये प्रतीत हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस यानी कि F2 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। अब देखिए ये क्या है, प्रकाशी केंद्र के लेफ्ट में है, और उत्तल लेंस में कैसा था, वो राइट में था। ठीक है, कहाँ था, राइट में था। अब हम लोग आ जाते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर लिखा है लेंस की प्रकाशी केंद्र से फोकस तल की दूरी, फोकस तल बोलिए या प्रथम फोकस बोलिए। ठीक है, वहाँ तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या दिया गया है, प्रतिबिंब बनाने के लिए। जैसे हमने दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार अब लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण चलेगा, कहाँ चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 यानी कि द्वितीय फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, द्वितीय फोकस से गुजरेगा, या द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, द्वितीय फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। देखिए ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, ये अपवर्तन के पश्चात इधर निकल गया, लेकिन लग रहा है ना कि ये द्वितीय फोकस से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है, द्वितीय फोकस से निकला हुआ है, यानी द्वितीय फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा या द्वितीय फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, द्वितीय फोकस से तो गुजर जाता है, लेकिन अवतल लेंस में गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है। अब ये दूसरा नियम हम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर प्रथम फोकस से प्रकाश किरण को हम लोग गुजारते हैं, ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस की ओर केंद्रित प्रकाश की किरण है। देखिए ये भी अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जो भी केंद्रित प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होता है। देखिए इसकी तरफ केंद्रित है, F1 से गुजर नहीं रहा, केवल उसकी तरफ इंगित है कि ये F1 से इसको आगे बढ़ाएंगे तो F1 में जाके मिल सकता है, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, ये केवल उसकी तरफ हम लोग केंद्रित किए हैं, और ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ, ये दूसरा नियम था। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे नियम पे। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, प्रतिबिंब बनाने का जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि जब भी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरेगा तो उसी रास्ते से निकल जाएगा आगे। ठीक है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। ठीक है, प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली रेखा अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, ठीक आपतित किरण के समान ही। देखिए जो प्रकाशी केंद्र से जो भी प्रकाश किरण आपतित होता है, ठीक है, प्रकाशी केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगा वो आपतित किरण यानी कि आपतित किरण के समांतर ही अपवर्तित होता है। आपतित किरण के समांतर ही क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। ये था प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। अब हम लोग आ जाते हैं प्रतिबिंब बनाना। अब देखिए जैसे हमने दर्पणों में प्रतिबिंब बनाना सीखा था, ठीक उसी प्रकार हम लेंसों में भी प्रतिबिंब को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी 6 कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे उसमें आप देखे थे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन था, उस प्रकार लेंस में उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। और देखिए उसमें उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन था, इसमें अवतल दर्पण में 2 कंडीशन होगा। ठीक है, उसमें जो उत्तल लेंस में ज़्यादा, देखिए इसमें उत्तल लेंस में ज़्यादा पढ़ना पड़ा था, उसमें अवतल लेंस में ज़्यादा पढ़ना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। देखिए प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पे हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो देखिए जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप डायग्राम में देखते हैं, हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, उत्तल लेंस ले लिया, ये इसके बीच में ये पॉइंट क्या हो गया, O यानी कि प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रथम फोकस हो गया, और ये क्या होगा आपके पास, द्वितीय फोकस हो गया। क्या हो गया, द्वितीय फोकस। हमने यहाँ पे एक वस्तु अनंत पर रख लिया, कहाँ रख लिया, अनंत पर रख लिया। अब हमको आपके दर्पण में पढ़ाए तभी हमको बताए थे कि अब अनंत से जो भी प्रकाश किरण चलती है, अनंत से जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं वो समांतर चलती हैं। तो मैंने पहला प्रकाश किरण कहाँ प्रकाश भेजा, वो प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, वो ठीक सीधे निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। और दूसरे प्रकाश किरण को हमने प्रथम फोकस से गुजारा,
अब प्रथम फोकस से जो भी गुजरेगा अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे को F2 पर कट कर रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं, F2 पर कट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वो जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। अब ये दोनों वास्तव में एक दूसरे को कट करे तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस F2 पर बनेगा, फोकस F2 पर बनेगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे कंडीशन पे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु आपका 2F1 पर हो, 2F1 यानी कि देखिए 2F1 ये 2F1 को आप C2 C1 भी कह सकते हैं, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग 2F1 भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 2F2 लिखा है इसको आप C2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C2 भी लिख सकते हैं। यानी कि जब वस्तु 2F1 पर हो यानी कि इस वाले पॉइंट पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो देखिए क्या होगा, ये हमने दर्पण ले लिया, ये आपका अच्छा 2F1 पर नहीं है। जब वस्तु आपका कहाँ 2F1 से परे हो, यानी कि 2F1 से परे का मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। देखिए ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और इधर क्या होता है, अनंत, इसके बीच में ही तो ये वस्तु है। यानी 2F1 से परे का मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश किरण भेजेंगे तो पहला प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा और ये अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस यानी कि F2 से गुजरेगा। और फिर से हमने जो दूसरा प्रकाश किरण था वो हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारा। कहाँ तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब बना है मुख्य अक्ष के नीचे, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को वास्तव में कट कर रहे हैं। अब देखिए छोटा है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। अब देखिए बना कहाँ है, F2 और 2F2 के बीच में, F2 यानी कि द्वितीय फोकस और 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में बना है। इन दोनों के बीच में ही तो प्रतिबिंब बना है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। आते हैं तीसरे कंडीशन पे। देखिए तीसरा कंडीशन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, कहाँ पर हो, 2F1 पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। अरे 2F1 यानी कि ये क्या होता है आपका, वक्रता केंद्र पर हो। तो अब देखिए जब वक्रता केंद्र पर होगा तब यहाँ से हम पहली प्रकाश किरण को भेजेंगे। पहला प्रकाश किरण हमने भेजा, अब ये अपवर्तन के पश्चात F2 से निकल जाएगा। अब दूसरा प्रकाश किरण हमने कहाँ भेजा, प्रकाशिक केंद्र से भेजा और ये अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को वास्तव में यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए समान साइज का बना है। अब देखिए प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, अब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। और बना कहाँ है, देखिए वक्रता केंद्र पर था, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर यानी कि 2F2 पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 पर बना है। ठीक है, अब देखिए चौथा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में हो, तब कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश किरण पहला भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरेगा। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ भेजेंगे, वक्र प्रकाशिक केंद्र से, और वो सीधे निकल जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे, इस वाले पॉइंट पर कट करेंगे। अब चूंकि वास्तव में कट कर रहे हैं इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए वस्तु छोटा, प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु ऊपर है मुख्य अक्ष के, प्रतिबिंब नीचे है मुख्य अक्ष के, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। और कहाँ बना है, 2F2 से परे, यानी कि 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि वक्रता केंद्र 2F2 से परे का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए अगला पॉइंट, अगला हम लोग कहाँ देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पे हो, F1 पर हो, यानी कि प्रथम फोकस पर। वस्तु को हमने कहाँ रखा है, प्रथम फोकस पर रखा है। ठीक है, अब प्रथम फोकस पर रखा है तो ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ये क्या होगा, निकल जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजा, ये क्या होगा, बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण कहाँ है, समांतर है, एक दूसरे के यहाँ समांतर है। तो हम मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, अनंत पर जाकर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब जब कट करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब चूंकि अनंत पर जाकर कटिंग करेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नीचे जाके एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब चूंकि नीचे कट करेंगे, अब वस्तु कहाँ है, ऊपर है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है,
अब देखिए, अब लास्ट हम लोग देखते हैं इसका लास्ट कंडीशन। देखिए लास्ट कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यानी कि वस्तु ये क्या प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तब क्या होगा। तो देखिए पहला जो हम लोग प्रकाश किरण भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से निकलेगा, द्वितीय फोकस से। फिर से जो दूसरा है वो उसको कहाँ से भेजेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण आगे बढ़ रहा है तो लग रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं, दूर होते। इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि आगे तो अभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं हो रहा। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखिए वस्तु कैसा है, छोटा, अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। अब देखिए वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, यानी कि वस्तु कैसा, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। अब देखिए वस्तु इसकी स्थिति कहाँ है, तो जिस साइड वस्तु है उसी साइड इसका प्रतिबिंब बना है, यानी कि वस्तु की ओर ही इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो ये था उत्तल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। तो अवतल लेंस में केवल दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। पहला, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो मैंने मान लिया यहाँ पे अनंत पर एक वस्तु है। ठीक है, अब अनंत से जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं कैसे चलती है, समांतर चलती हैं। तो हमने पहला समांतर प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है और ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गया, लेकिन लग रहा है ना कि ये दोनों द्वितीय फोकस है, यानी कि द्वितीय फोकस से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है आपको। देखिए F2 से निकलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब देखिए फिर से हमने यहाँ से भी जो प्रकाश किरण भेजा वो भी अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए ये भी आपको लग रहा है कि F2 से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या निकला, F2 से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। काट नहीं रहे, काटते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखिए वस्तु है बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। अब हम आपको बताते हैं जो भी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा ही होता है। तो ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर। ये F1 नहीं F2 होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2, यानी कि द्वितीय फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन तो खत्म हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पे। देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यानी कि ये वस्तु हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया अनंत, इसके बीच में अब वस्तु कहीं पर भी रखा हो, प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनेगा। ठीक है, वो स्थिति कौन सी होगी, देखिए वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और प्रकाश किरणों को भेजा। पहला प्रकाश किरण कैसे भेजा, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगा। लेकिन लग रहा है ना कि F2 से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, F2 से निकलता हुआ क्या हो, ये प्रतीत हो रहा है। अब देखिए दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजे बिना रास्ते से विचलित हुआ सीधा निकल जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, काट नहीं रहे, काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण तो इधर निकल गया था आगे। ठीक है, लेकिन ये इसको हम लोग पीछे बढ़ाए तो लग रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। अब देखिए वस्तु सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा, दोनों ये क्या है, एक ही तरफ है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। अब बना कहाँ पे प्रतिबिंब, तो F2 पर बना है। कहाँ बना है, F2 पर बना है, यानी कि द्वितीय फोकस पर। और कहाँ बना है, प्रकाशिक केंद्र के बीच। देखिए F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बना है, क्योंकि F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 पर नहीं बना है, किसके कहाँ बना है, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बना है। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो प्रतिबिंबों का बनना आपका खत्म हो गया। अब दो टॉपिक और बचा, इसको भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आता है लेंस सूत्र। जैसे हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था वैसे लेंस का भी सूत्र होता है। यदि फोकस दूरी देखिए हमारे पास F दिया गया हो, प्रतिबिंब की दूरी V दिया गया हो और वस्तु की दूरी U दिया गया हो, तो हमारे पास जो लेंस का सूत्र आता है क्या आता है, 1/f = 1/v - 1/u। F क्या है, फोकस दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी। अब देखिए जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो जो चिन्ह परिपाटी हम आपको पढ़ाए थे, देखिए प्रकाशिक केंद्र की अगर बाएं साइड में आप कोई भी दूरी लेंगे तो कैसा लेंगे आप, निगेटिव लेंगे। प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड में जो भी दूरी आप लेंगे उसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जो भी दूरी लेंगे उसको भी आप कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और प्रकाशिक केंद्र के नीचे आप जो भी दूरी लेंगे उसको कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, सेम वही चिन्ह परिपाटी है, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा उसको नहीं बताया, बस उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ पे दर्पण नहीं उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक। और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, आवर्धन दिया गया, क्या दिया गया, आवर्धन। देखिए आवर्धन के बारे में हम पढ़ते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई O
की अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। सेम वही डिफिनीशन जो हमने दर्पण में पढ़ा था, वही डिफिनीशन लेंस के लिए भी है कि यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस एक चीज़ का डिफरेंस है, वहाँ पे हमने जब v अपन u लिखा था तो निगेटिव के साथ लिखा था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव के साथ ही हुआ था। m इक्वल टू आई अपन ओ इक्वल टू v अपन यू क्या होता है, ये आवर्धन का सूत्र होता है। अब देखिए आवर्धन क्या होता है, अगर आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी, अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, ये था आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का वन शॉट वीडियो। ठीक है, इसमें हमने आपको लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया। बस एक चीज़ और बच गया आपके पास यहाँ पे, लेंसों के उपयोग। ठीक है, लेंस का उपयोग बचा है, इसको भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते। देखिए लेंस का उपयोग कहाँ होता है, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण के लिए। यानी अगर हमारी आंखें खराब हो जाती हैं तो उस टाइम हम लोग जब वहाँ पे लेंस लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे फोकस दूरी के हिसाब से या तो हमारी आंख में उत्तल लेंस या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज है उत्तल लेंस का उपयोग अनेक प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो तीसरा है यूज कहाँ होता है, गैलीलियो के दूरदर्शी, जो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाया था उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो चौथा इसका यूज है वो क्या होता है, जो घड़ी साज होता है, यानी जो घड़ी बनाता है, ठीक है, वो घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए तथा जो डॉक्टर आँख हो गया, कान नाक में उत्पन्न बीमारी का परीक्षण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।